नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। बंगलुरु में चल रहे विपक्षी महाजुटान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीखा हमला बोला है। उन्होंने शायराना अंदाज में कहा है, एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, और जब ये लोग कैमरे के सामने एक फ्रेम में आ जाते हैं तो पहला विचार देश के सामने आता है कि लाखों करोड़ों रुपयों का भ्रष्टाचार। इस दौरान पीएम मोदी ने कट्टर परिवारवाद पर भी करारा वार किया। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। नफरत है, घोटाले हैं, तुष्टीकरण है, मन काले हैं। फैमिली फर्स्ट, नेशन नथिंग। अगर पूरा का पूरा परिवार ही जमानत पर है तो उसकी और ज्यादा खातिरदारी होती है। ये लोग कितने चेहरे लगाकर बैठे हैं। भ्रष्टाचार की इस दुकान में जुटे हुए ये सभी परिवारवाद के कट्टर समर्थक हैं। पीएम मोदी का करिश्माई क्लेवर, भ्रष्टाचार के खिलाफ तल्ख तेवर और विपक्षी गठबंधन पर ठगबंधन की मोहर। ये उस चुनाव से पहले पीएम मोदी का प्रहार है जिसके लिए अब दोनों दल आमने सामने के लिए तैयार हैं। गाना कोई और गाया जा रहा है जबकि सच्चाई कुछ और है। लेबल किसी और का लगाया गया है जबकि प्रोडक्ट कुछ और ही है। इनके लिए देश के गरीब के बच्चों का विकास नहीं बल्कि अपने बच्चों का, अपने भाई भतीजों का विकास मायने रखता है। प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा डंके की चोट पर कहा, जो सुनाया उसका अर्थ बताया और जो समझाया उसे परिभाषित किया। बोल भले ही शायराना हो लेकिन उसकी गहराई से विपक्ष विरोधाभास की दुहाई वाली अंगड़ाई लेता रह गया। एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। आप देखिए ये लोग कितने चेहरे लगाकर बैठे हैं। जब ये लोग कैमरे के सामने एक फ्रेम में आ जाते हैं तो पहला विचार देश के सामने क्या आता है? पहला विचार देश के लोगों के मन में यही आता है, पूरा फ्रेम देख करके देशवासी यही बोल उठता है, लाखों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार। बेंगलुरु में विपक्षी एकजुटता की तस्वीर पर पीएम मोदी ने जमकर निशाना साधा। उन्होंने विपक्ष के सम्मेलन को कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन करार दिया और बता दिया 2014 से पहले और 2014 के बाद में फर्क साफ है। देश की जनता कह रही है कि ये तो कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन हो रहा है। कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन हो रहा है। ये लोग गा कुछ और रहे हैं, हाल कुछ और है। इन्होंने लेबल कुछ और लगाया हुआ है, माल कुछ और है। इनका प्रोडक्ट है 20 लाख करोड़ रुपए के घोटाले की गारंटी। 20 लाख करोड़ रुपए के घोटाले की गारंटी। बीजेपी विपक्षी एकजुटता को परिवारवाद के साथ ही ठगबंधन का नाम दे रही है और इसी परिवारवाद को लेकर पीएम मोदी ने चुन चुनकर विपक्ष को आड़े हाथों लिया और विपक्षी दलों पर जबरदस्त कटाक्ष भी किया। भ्रष्टाचार की इस दुकान में जुटे हुए ये सभी परिवारवाद के कट्टर समर्थक हैं। न खाता न वही, जो परिवार कहे वही सही। लोकतंत्र के लिए कहा जाता है ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। लेकिन
इन परिवारवादियों का मंत्र है ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली, फॉर द फैमिली। विपक्षी पार्टियां दावा कर रही हैं कि बेंगलुरु में सत्ता परिवर्तन का शंखनाद हो रहा है, लेकिन पीएम मोदी ने 26 दलों के गठबंधन को आईना दिखाते हुए जनता की आंखें खोल दी हैं और संविधान को बंधक बनाने वाला प्रहार भी कर दिया है। ये लोग देश के लोकतंत्र को, देश के संविधान को अपना बंधक बनाना चाहते हैं। इनके लिए मैं यही कहना चाहूंगा, नफरत है, नफरत है, घोटाले हैं, नफरत है, घोटाले हैं, तुष्टीकरण है, मन काले हैं। 24 के चुनाव में लड़ाई 38 बनाम 26 की है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री एनडीए का चेहरा है, तो दूसरी तरफ अभी मोदी से मुकाबले के लिए चेहरे से पर्दा तक नहीं उठा है और इसी कंफ्यूजन का सॉल्यूशन बेंगलुरु में ढूंढा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर आज दिल्ली में एनडीए में शामिल दलों की बड़ी बैठक होने जा रही है और इसमें कुल 38 पार्टियां हिस्सा ले रही हैं। दिल्ली के अशोक होटल में बस थोड़ी देर में यह बैठक शुरू होने वाली है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस बैठक में मौजूद होंगे और इस बैठक में यूपी में बीजेपी के तीनों सहयोगी दलों के प्रमुख भी शामिल होंगे। सुभाषपा से ओम प्रकाश राजभर, अपना दल एस से अनुप्रिया पटेल और निषाद पार्टी से संजय निषाद को मीटिंग में शामिल होने का निमंत्रण मिला है। तो एनडीए के सहयोगी 38 दलों की बैठक अब से थोड़ी देर में शुरू होने वाली है और इस पर नजर बनाए हुए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। दिल्ली से अनुपम मिश्रा हैं, दिल्ली से विनीत कुमार हमारे साथ हैं और न्यूज रूम से अनूप गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले रुख हम अनुपम मिश्रा का कर लेते हैं। अनुपम, कितनी देर बाद यह बैठक शुरू हो जाएगी और अब तक कौन कौन से नेता वहां पहुंच चुके हैं? देखिए, इस वक्त हम आपको बता दें कि अशोका होटल के प्रांगण में ही मौजूद हैं और यहां पर अब से थोड़ी देर बाद यानी कि 10 से 12 मिनट का वक्त बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे और बाकायदा सुरक्षा अलर्ट यहां पर जो एसपीजी और तमाम जो सिक्योरिटी एजेंसी हैं उन्होंने यहां पर मोर्चा संभाल लिया है। और जो आपने बात की भारतीय जनता पार्टी के जो अन्य सहयोगी दल हैं उसमें आपको बता दें कि अनुप्रिया पटेल, ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद तीनों ही लोग यहां पर पहुंच गए हैं। संजय निषाद सबसे पहले पहुंचे, उसके बाद ओम प्रकाश राजभर और उसके बाद अनुप्रिया पटेल तीनों ही वहां पर पहुंच गए हैं। और उसके अलावा जो नए सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए में जो नए सहयोगी दल जुड़े हैं वो भी यहां पर पहुंचे हुए हैं, यानी कि 38 दलों का जो एक संगम है जिसको कि एनडीए वो पूरा यहां पर दोपहर 5 बजे बैठक शुरू होगी और 10 से 12 मिनट के बाद प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं। जेपी नड्डा और अमित शाह भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। आस्था, बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिए। रुक करते हैं, दिल्ली से विनीत कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुक कर लेते हैं। विनीत, बताइए, जिस तरह से अनुपम कह रहे थे कि 10 से 15 मिनट बाद प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंचने वाले हैं और आज प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी गठबंधन को लेकर कई बड़ी बातें भी कही हैं। उन्होंने न सिर्फ परिवारवाद का आरोप लगाया है बल्कि कहा है कि सामान वही पुराना है, बस लेबल नया बदल लिया है। और इस बीच खबर यह भी आ रही है कि विपक्ष जो गठबंधन कर रहा है एनडीए के ऑपोजिट, उसको एक नया नाम दिया जा सकता है। फिलहाल इंडिया नाम की चर्चा चल रही है जिसके अपने मायने गढ़े गए हैं और कहा जा रहा है कि इसका औपचारिक ऐलान होना बाकी है। जी, निश्चित तौर पर आस्था, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब से थोड़ी देर बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे वो इस बैठक को में शामिल होंगे, संबोधित भी करेंगे यहाँ पर जो सदस्य पार्टी है। लेकिन एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी पार्टियों पर प्रहार किया, वहीं पर एनडीए की एकता की वकालत भी जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर करेंगे। एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि एनडीए को बीजेपी पुराना गठबंधन बता रही है और बता रही है कि 25 साल जो है वो एनडीए के पूरे हो रहे हैं। यह जो साल होगा वो 25 साल पूरे हो रहे हैं और बीजेपी जो है वो गठबंधन धर्म को बेहतर तरीके से अपनाती है। जैसा कि हम बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से हमारी कल बात हो रही थी, तब उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि वे जब अटल जी की सरकार थी उस वक्त उन्होंने बेहतर तरीके से चलाया और उसके बाद पिछले 9 साढ़े 9 साल से, जबकि दोनों ही बार 2014 में जब बीजेपी सत्ता में आई थी उस वक्त पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई थी और दूसरी बार जब 2019 में बीजेपी सत्ता में आई तो उस वक्त भी बीजेपी पूर्ण बहुमत
बहुमत के साथ सत्ता में आई तो साफ तौर पर जो गठबंधन में धर्म की जो राजनीति होती है वो बीजेपी करती है। एक और बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से साफ तौर पर बीजेपी का कहना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भी कहा था जब अंडमान में एयरपोर्ट का उद्घाटन कर रहे थे, इससे पहले भी जब वो भोपाल में थे, साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि जो विपक्षी पार्टियों का गठबंधन हो रहा है वो 20 लाख करोड़ के भ्रष्टाचार को बताने की बात हो रही है। जैसा कि हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि एक चेहरे पर जो विभिन्न चेहरे लगाने की बात जो पीएम नरेंद्र मोदी कहते थे वो एक बात वो करे, और दूसरी तरफ यह बात साफ तौर पर कही जा रही है कि जो उनका गठबंधन है, एनडीए का गठबंधन है, वो काफी मजबूत है, खरा है, और साफ तौर पर उनका कहना है कि सबको एक साथ लड़ने की जो या फिर सबको एक साथ लेकर के चलने की जो क्षमता है वो एनडीए गठबंधन में। एक और महत्वपूर्ण बात यहां पर आस्था में बताना चाहूंगा कि जिस तरह से नेता की बात होती है, बीजेपी हो, एनडीए हो, लगातार सारे लोग यह बात करते हैं। आज हम पशुपतिनाथ पारस से भी बात कर रहे थे, उनका कहना था कि एक सशक्त नेतृत्व जो है पीएम नरेंद्र मोदी का एनडीए के पास है, जबकि विपक्षी पार्टी के पास कोई नेतृत्व नहीं है। बिल्कुल, और इस बात को लेकर बीजेपी कहती भी रहती है कि एक तरफ अगर एनडीए है और नरेंद्र मोदी सबसे बड़ा चेहरा है तो उनके ऑपोजिट विपक्ष की तरफ से वो चेहरा कौन है। बस इसी सवाल का जवाब जो है अब स्पष्ट रूप से विपक्ष की ओर से नहीं मिल पाता है। न्यूज रूम से अनूप गुप्ता का रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। अनूप, विपक्षी एकता पर भी सवाल उठाए जाते हैं। कहा जाता है कि अब मोदी के विरोध में सब लोग एक साथ आ तो गए हैं, अलायंस बना तो रहे हैं, लेकिन अपने अपने स्टेट्स में जहां सबकी राजनीति चलती है, आखिर कैसे सामंजस्य बैठेगा और जिस एकता की बात की जा रही है वो कितनी लंबी चल पाएगी, कौन किसके लिए कितनी सीटें छोड़ेगा, उसको लेकर क्या अभी तक इन दलों के भीतर किसी तरह का कोई चर्चा या कोई सहमति बनी है? देखिए आस्था, आपको बता दूं कि जो बेंगलुरु में बैठक चल रही थी विपक्षी पार्टियों की, वो बैठक खत्म हो गई है और एक तरह से बहुत ही तामझाम से इस नए अलायंस की घोषणा की गई है जिसे इंडिया नाम दिया गया है और बहुत बड़े तरीके से प्रचारित किया जा रहा है। लेकिन नाम के आने के बाद से ही बीजेपी तंज कस रही है कि 2004 से 2014 तक यही अलायंस थी जिसका नाम यूपीए उस समय था और 10 सालों तक केंद्र में उनकी सरकार थी। तो आखिर ये जो कांग्रेस पार्टी है उसको यूपीए से परहेज क्यों हुआ और क्यों इन्हें नए नाम बदलने की जरूरत पड़ी? बीजेपी की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि क्या जो यूपीए के शासन में जो भ्रष्टाचार, क्योंकि देखिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस बात को उन्होंने कहा कि ये जो एक अलायंस है वो भ्रष्टाचार का प्राय बनती दिख रही थी। तो कहीं ना कहीं जो एक इमेज यूपीए के साथ सिमट के रह गई थी, चिपक के रह गई थी, उसे हटाने की कोशिश तो नहीं विपक्षी पार्टियों की तरफ से की जा रही है। दूसरी बात, जिस तरह से आस्था आपने सवाल किया, वाकई बहुत ही वाजिब सवाल है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और सीपीएम आखिर किस तरीके से गठबंधन कर पाएगी, क्योंकि ये तीनों राजनीतिक पार्टियां पश्चिम बंगाल में एक दूसरे के खिलाफ लड़ती है। उसी तरह अगर हम दिल्ली में हम बात कर ले तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में सहमति कैसे बन पाएगी, क्योंकि दिल्ली कांग्रेस के जो नेता हैं, बड़े नेता हैं, अजय माकन का ले लीजिए या फिर संदीप दीक्षित, ये दोनों नेताओं का एकदम खासम खास विरोध रहा है आम आदमी पार्टी से। पंजाब में भी वही हालात हैं। तो ये तमाम चीजें हैं कि किस तरीके से आखिर ये अलायंस काम कर पाती है, किस तरीके से कांग्रेस कहां तक झुक पाती है, ये सारे सवाल हैं कि किस तरह से ये जो अलायंस तो बना दिया गया, नाम दे दिए गए, लेकिन ये अलायंस किस तरीके से आगे चल पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ देखिए आज एनडीए की बैठक होने वाली है और एक तरह से शक्ति प्रदर्शन होगा, क्योंकि जिस तरह से 26 राजनीतिक पार्टियां बेंगलुरु में जुटी है, 38 राजनीतिक पार्टियां आज सरकार के साथ, बीजेपी के साथ जुड़कर खड़ी रहेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उसमें संबोधन होगा। दूसरी तरफ बता दूं आस्था कि कल जेपी नड्डा ने प्रेस वार्ता की थी, उसमें साफ तौर से उन्होंने नेगेटिव बातें नहीं की थी। उन्होंने सिर्फ कहा था कि जो पिछले 9 सालों में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो कामकाज हैं, उनकी नीति को देख करके ये सभी राजनीतिक पार्टियां साथ आई है। तो कुल मिलाकर एक पॉजिटिव वे में जहां एक तरफ एनडीए चल रही है, वहां यूपीए जो है या विपक्ष कहें, क्योंकि अब इंडिया नाम हो चुका है, तो वो किसी ना किसी तरीके से चाहती है कि जो केंद्र में मोदी सरकार है उसको हटाया जाए।
बिल्कुल, विनीत का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। विनीत, एक तरफ ये कहा जा रहा है कि एनडीए उसके 25 साल हो रहे हैं, सबसे पुराना अलायंस है, सबसे भरोसेमंद अलायंस है, और विपक्षी दल जो एक साथ आए हैं उनको लेकर कई तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। लेकिन यूपी के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो यहाँ के तीनों सहयोगी दल, अपना दल एस, निषाद पार्टी और ओपी राजभर की पार्टी सुभाषपा, उस सबको साथ लेकर के चलना है। ओपी राजभर ने हाल ही में वापसी की है एनडीए के अंदर, तो ऐसे में 2024 तक इन सभी सहयोगी दलों को पकड़ करके रखना भी चुनौती है। आखिर किस फॉर्मूले के तहत इस बार एनडीए में वापसी हुई है ओपी राजभर की? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि यही सवाल जो है वो हम लगातार बीजेपी के नेताओं से पूछ रहे हैं। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी हमने यही सवाल पूछा था। उनका साफ तौर पर कहना था कि जो एजेंडा है, एनडीए का एजेंडा है मजबूत सरकार, विकास की वो जो बात कर रहे थे, और इसी एजेंडे के तहत जो है वो अन्य विपक्षी पार्टियां जो है या फिर अन्य पार्टियां जो एनडीए में शामिल हुई है वो इसी एजेंडे के तहत आई है। विकास की बात कर रहे थे कि उनका साफ तौर पर कहना है कि जो सशक्त नेतृत्व पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दी गई है पिछले 9.5 साल में, उसी के तहत जो कामकाज किए गए थे। उन्होंने डीबीटी की बात कही, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि डीबीटी में जो है वो लोगों को कैश ट्रांसफर किया गया, उससे कई लोग लाभान्वित हुए हैं। साथ ही साथ उन्होंने जो केंद्र सरकार की अन्य योजनाओं की भी बात की हो, चाहे उज्ज्वला की बात की हो, उनका साफ तौर पर कहना था कि जो भी व्यक्ति जो एनडीए सरकार की विकास के जो कार्यक्रम है उसके तहत जो आता है वो आए और उसका स्वागत किया जाएगा। और इसी के तहत यही वो फॉर्मूला है जो साफ तौर पर बीजेपी जो है वो ये साफ तौर पे कह रही है कि विकास के एजेंडे पर ही अन्य राजनीतिक दल जो है वो एनडीए में शामिल हुए हैं। एक और बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीजेपी की जो एक कोशिश है कि जिस तरह से हमने देखा था कि 2014 के चुनाव में बीजेपी ने 70 से ज्यादा सीटें जीती थी, इस बार भी बीजेपी की कोशिश है कि मिशन 80, क्योंकि जब से कि हम लगातार लोगों से बात करते रहे हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि मिशन 80 जो है उसके तहत जो है वो हम काम करेंगे। उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से जो साफ तौर पर जो मिशन 80 चलाया जाएगा, क्योंकि पिछली बार हमने देखा कि बीजेपी ने एक बड़ा गेन किया था जब अमेठी से राहुल गांधी को हरा दिया गया था और अमेठी के साथ साथ वायनाड से भी राहुल गांधी को लड़ना पड़ा था। तो साफ तौर पर बीजेपी का यह कहना है कि मिशन 80 को लेकर के चलेंगे। एक और महत्वपूर्ण बात आस्था यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से बीजेपी लगातार कहती है कि वो प्रो कम्बेंसी की बात करती है, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो कई पार्टियां हैं वो एंटी कम्बेंसी का फायदा लेने में की बात करती है, लेकिन जिस तरह से गुड गवर्नेंस की वो बात में करते हैं, चाहे उन्होंने कोरोना के समय की बात की हो या सारी चीजों को कैसे जनता तक लेकर जाना है, और सबसे बड़ी बात यह कि अपने अपने गठबंधन दलों को कैसे 24 तक साथ रखना है, इस पर भी मंथन चल रहा है। आप सभी लोग हमारे साथ बने रहेंगे। इस बड़ी खबर से हम अपने दर्शकों को रूबरू करा रहे हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, कहीं मत जाइएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है और हमारे सभी सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधे रुख कर लेते हैं अनुपम मिश्रा का, जो दिल्ली के अशोक होटल के बाहर हैं, जहां पर एनडीए की बैठक होने वाली है। अनुपम, बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे, अभी तक कौन कौन पहुंच गया है, किसका इंतजार है और बैठक शुरू होने में कितनी देर? देखिए, आपको बता दें कि बैठक शुरू होने में अब बस थोड़े ही वक्त की है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फिलहाल इंतजार हो रहा है। बाकी भारतीय जनता पार्टी के जितने बड़े नेता हैं, जो सहयोगी दल के नेता हैं, वो ज्यादातर नेता अंदर जो हॉल है अशोका होटल में वहां पर पहुंच चुके हैं और माना यह जा रहा है कि अब थोड़ी बहुत देर है, क्योंकि जिस तरीके से बताया जा रहा था कि कुछ ही देर में प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचेंगे और ऐसे में माना यह जा रहा है कि कुछ ही देर के भीतर प्रधानमंत्री का जो काफिला है वो यहां पर पहुंच जाएगा और बाकायदा जो जिस गेट पर हम मौजूद हैं वही अराइवल गेट है और वहीं से आपको बता दें कि प्रधानमंत्री जो है वो अशोका होटल के अंदर जाएंगे। इसलिए सुरक्षा जो घेरा है, जो तमाम जो सुरक्षा कर्मी है, उन्होंने हम लोगों को भी उस रास्ते से, उस जगह से हटा करके साइड में किया है ताकि जो है प्रधानमंत्री अशोका होटल के अंदर जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि आज जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बेंगलुरु की बात हो रही है, ऐसे में सबका फोकस अशोका होटल पर इसलिए है कि एनडीए के जो 38 दल हैं, जो 38 दलों का संगम है एनडीए, वो यहाँ पर अपना शक्ति प्रदर्शन कर 2024 के लिए जो अपना ताकत या अपना रोड मैप जो है वो क्लियर करेगा कि किस तरीके से तमाम सहयोगी दलों को साथ लेकर के एक शक्ति के तौर पर 2024 के
दंगल को फतेह किया जाए। आस्था, इससे बिल्कुल बिल्कुल आप बने रहिए और ताजा जानकारी आपने दी है कि वहां पर हलचल तेज है और कुछ मिनटों बाद प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंचने वाले हैं। गृहमंत्री अमित शाह वहां पर पहुंच चुके हैं। एक एक करके सहयोगी दलों और उनके अध्यक्षों का, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना होगा। आप सभी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। इस बैठक पर हमारी नजर बनी हुई है। फिलहाल एक ब्रेक, जल्द लौटते हैं।